हे गाइस, आप सभी का स्वागत है रॉयल जुडिस के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं राजवीर सिंह आपके साथ में लेके आया हूँ एपी मेंस की क्लास का एक डेमो। ठीक है। आपको आज बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि क्लास में मैंने कई सारी चीजों को इतना ऐड ऑन किया है कि आपके लिए जितनी भी जो भी आपके लिए एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है वो सभी इसमें मैंने डालने की कोशिश की है। एक बार मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। आप मुझे बताइए ऑडियो वीडियो कैसी है। एक बार मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। आप भी प्लीज लिंक को शेयर कर दीजिए एक बार। एक मिनट होल्ड करेंगे आप लोग, बस लिंक शेयर कर दूँ। यस, बताइए कैसी है ऑडियो, कैसी है वॉइस क्लियर। जी दोस्तों, करते स्टार्ट। देखिए आपके एपीओ मेंस का एग्जाम है आपके 1 जून को। अब ढंग से सुनेंगे हर चीज को। आपके क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस टाइप से क्वेश्चन रहने वाले हैं, सिलेबस आई होप आप सबको पता ही है। ठीक है। यस, सिलेबस आप लोगों को पता ही है, जैसे आपके आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस हो गया। ठीक है ना। उसके बाद में जैसे आपके माइनर एक्ट है, स्पेशली माइनर एक्ट्स की मैं बात करना चाहूंगा, चाहे वो एक्साइज एक्ट हो, चाहे वो आपके आर्म्स हो, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो आपके राजस्थान एग्जामिनेशन एक्ट हो। ठीक है ना। ये चारों ही स्पेशली याद करना, याद रखना। आप क्यों कह रहा हूँ मैं, इसलिए क्योंकि आपके इसमें जब चार्ज फ्रेमिंग के क्वेश्चन बनेंगे ना, तो चार्ज फ्रेमिंग के क्वेश्चन भी है चाहे। ठीक है ना। इसके पर्पज से भी। और कई बार क्या होता है कि जब जैसे एपीओ मेंस है, राजस्थान में एपीओ मेंस का एग्जाम जो है वो फर्स्ट बार हो रहा है। ठीक है। आपको 2012 के बाद में, 2012 के बाद में देखा जाए 2015, और 15 के बाद में देखा जाए तो अब हो रहा है। ठीक है ना। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम 9 साल बाद में हो रहा है एग्जाम। तो कई चीजें इसमें जो है नई है। नई क्या है, जैसे मेंस का एग्जाम होना, जैसे कि सिलेबस को लेकर। ठीक है ना। तो इस वजह से चीजें जो है आपकी बदल जाएगी। गॉट इट। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम पैटर्न जो है आपका कैसे रहने वाला है। तो जो लोग राजस्थान से हैं वो देखेंगे कि राजस्थान में जैसे आरएस का एग्जाम होता है। ठीक है। आरएस का एग्जाम होता है, तो वैसे ही जो मेंस का एग्जाम है उसमें आपका जो राइटिंग स्केल जो है वो ऐसा रहेगा। ठीक है। पैटर्न जो रहेगा आपके क्वेश्चंस का वो वैसा रहेगा। कैसे अभी बता रहा हूँ मैं। और दूसरा, जैसे आपकी हिंदी इंग्लिश है, आपकी इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों जो है आपकी, इसके अंदर जैसे इंग्लिश में पर्सन राइटिंग वगैरह हो गया। ठीक है ना। ये जो चीजें होगी, या जो हिंदी के अंदर आपके, इंग्लिश में ये हो गया, हिंदी के अंदर जैसे आपके लेटर्स वगैरह हो गया, इंग्लिश में भी लेटर्स वगैरह जो हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे ये कार्य जो आपकी गस्ती पत्र, परिपत्र, ठीक है, और डमी लेटर्स वगैरह जो भी है, अर्थशास्त्र के पत्र वगैरह, ये जो चीजें है वो बिल्कुल आरएस का पैटर्न। इसके जो मेंस का पैटर्न है उसके रिगार्डिंग। गॉट इट। नेक्स्ट हम देखेंगे आपकी क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं।
कितने मार्क्स के आ सकते हैं उसके ऊपर ध्यान देंगे। एक बार जल्दी से बताइए, ऑडियो वीडियो कंप्लीट है? ऑडियो सही है ना? ऑडियो कंप्लीट है ना? ओके, एक से वॉइस में चेक कर लेता हूँ। एक से- ठीक है, एक बार वॉइस चेक कर रहे हैं। ओके, आप सामने देखेंगे, एक बार सामने देखेंगे, आपके जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो तीन तरीके से रहने वाले हैं। 2 नंबर से लेकर 3 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है, जो आपकी तकरीबन 20 से 30 या 40 वर्ड्स का मानो कितना, कितने शब्दों का होगा वो आपके 20 से 30, 30 से 40 के आसपास, ठीक है, अगर 2 या 3 नंबर का है तो। सेकेंड थिंग, आपके अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है या 5 से 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कितना रहने वाला है, तो आपके 50 to 60 या 70 वर्ड्स में होना चाहिए, ठीक है। वर्ड्स की लिमिट को देखना आप लोग, इसकी लिमिट को आप क्रॉस नहीं करेंगे, वरना आपके पास में ना तो इतना समय रहेगा और ना आपके पास में इतना स्पेस है कि आप लिख पाएंगे। थर्ड थिंग, तीसरी, अगर आपके 8 या 10 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, 8 से 10 के, तो वो आपके 90 या 100 या 110 वर्ड्स में होना चाहिए। ढंग से सुना हर चीज को, वर्ड्स में होना चाहिए। ये वर्ड्स की लिमिट को आप ध्यान रखेंगे, इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना, क्योंकि आपके पास में इतना ही टाइम रहता है। गॉट इट? देखो, आपने देख लिया 2 या 3 नंबर की या 5 या 6 नंबर की या 8 या 10 नंबर की, एक तो ये पैटर्न हो गया। फिर लिखना कितना है सर, तो ये देख सकते हो आप, 20 से 3 शब्दों का। सर शब्दों में समझ में नहीं आ रहा है तो आपको 3 लाइन में लिखना है, ठीक है। कितने लाइन्स में? 3 लाइन्स। ये 50 to 60, तो आप मान के चलो, देखो होता क्या है कि जो आपके लाइनिंग का जो रहता है ना, कि लाइटिंग लाइनिंग का जो स्पेस रहता है, उसके रिगार्डिंग अगर आप देखोगे ना, तो उतने ही शब्द आते हैं कि आप एक लाइन में, वो पेज थोड़ी चौड़ी रहती है ऐसे, ठीक है। तो उस एक लाइन में आप या तो 8 वर्ड, ये बोल दो 8 वर्ड्स, या कुछ लोग 10 भी लिख देते हैं, कुछ लोग 7 लिखेंगे। तो आपको कोई ना तो वो काउंट करने वाले, ना आपको काउंटिंग करनी है इसकी, ठीक है। बट एक एवरेज मानेंगे हम कि तकरीबन ये मान के चलेंगे कि अगर 50 वर्ड्स लिखना है तो 5 से 6, मतलब 6 लाइनें, जितने वर्ड्स है उससे एक लाइन ज्यादा। 60 वर्ड्स से मतलब 7 लाइनें, 70 यानी कि 8 लाइनें, एक एवरेज मानो। तो आपको अगर मैंने बोला कि यहाँ पे अगर 5 से 6 नंबर का है, तो 60 से 70 अगर वर्ड्स में लिखना है, तो 70 का मतलब 8 लाइनें। कितने? 8 लाइनें, ठीक है ना, 8 लाइन्स। गॉट इट? ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, अगर 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन है तो क्या होगा, तो अगर 8 से 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो ऐसी कंडीशन में आपको 90 वर्ड्स से लेकर 100 वर्ड्स, अगर 10 का भी तो हो सकता है, या 110 या 20, तो अगर 110 शब्दों में लिखना है, कितने शब्द है ये, 110 शब्दों में आपको लिखना है, तो कैसे लिखोगे, तो उसका लिखने का तरीका होगा, 110 है यानी कि 12 लाइनें, कितनी, 12 लाइनें, ठीक है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप ज्यादा भी बड़ा नहीं लिखोगे, हद से ज्यादा, कि ऐसा नहीं हो कि आप एक लाइन में 6 ही वर्ड लिख पा रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप अपने एक बार काउंट करके देख सकते हो। फिर तीसरी बात, ठीक है सर समझ में आ गया, नंबर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमारे एपीओ मेंस में, इतने इतने शब्दों में आंसर लिखना है सर, ये भी समझ में आ गया। शब्द समझ में नहीं आ रहे वर्ड्स में, तो मुझे लाइनें समझ में आ गई, इतने लाइन में जितने वर्ड्स है उससे एक लाइन एक्स्ट्रा, 70, अगर 70 वर्ड्स यानी कि 8 लाइनें, 90 वर्ड्स यानी कि 9 की जगह 10 लाइनें। समझ गए आप लोग? ये आपने समझा दिया। लेकिन सर जो कॉपी आएगी, तो वो जो आपकी कॉपी का पैटर्न रहता है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा अभी, कि इस टाइप की आती है, ठीक है ना। अब आप उसमें कितना लिख पाते हो, आप उसमें कितना लिख पाते हो, तो सर हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे नॉर्मली, जो आपकी नोटबुक है, जो भी आपकी नोटबुक है नॉर्मली, वहां से आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, वहां से नहीं करनी। मार्केट में जाना है, बुक की शॉप पे जाना है, बुक डिपो पे, और वहां पे जाके बोलना है कि आर एस मेंस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, आंसर राइटिंग के लिए एक प्रैक्टिस बुक आती है, ठीक है ना, एक प्रैक्टिस बुक आती है जो 80 रुपए की या 100 रुपए की आती होगी, ठीक है ना। वो आपको सबको खरीदनी है। उसमें टेक्स्ट खाली रहते हैं ऐसे, ठीक है, ऊपर लिखा होता है 2 मार्क्स, ठीक है ना, 5 मार्क्स ऐसे लिखा होता है, और 2 मार्क्स के रिगार्डिंग वहां पे लाइनों का स्पेस भी रहता है, ठीक है, जगह खाली रहती है, स्पेस रहता है आपके 5 नंबर के हिसाब से, 10 नंबर के हिसाब से। तो आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए वो सबसे बेस्ट तरीका हो जाएगा, ठीक है ना। लिखने की प्रैक्टिस यहीं पे करनी है। अब और सुनेंगे, सारी प्रैक्टिस तो आपको यहाँ पे करनी है अपने खुद की नोटबुक पे, लेकिन जब आप फाइनल टच दे रहे हो ना, कि अब मुझे ये याद हो गया, लर्न कर लिया मैंने, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है ना, अब मैं इसको एक बार लिख के देखना चाह रहा हूँ, या देखना चाह रही हूँ कि कितने टाइम में मैं लिख सकता हूँ, तो वो आप फिर यहाँ लिखना करें, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस भी होगी, पेज भी बचेंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आप सारे इसको भरते रहे, लेकिन इसी से प्रैक्टिस करें। गॉट इट? क्या बोलना है, आरएस के मेंस के एग्जाम की प्रैक्टिस बुक दे दो हमें,
वो 80 रुपए की आती है, कितने की आएगी? 100, 80 रुपीज, ठीक है ना। 80 रुपए के आसपास, 80 रुपए की, 100 रुपए की, कहीं भी मिल जाएगी आपको अगर आप राजस्थान से है तो। अच्छा, इफ यू बिलोंग टू आउट ऑफ राजस्थान, अगर आप एमपी से है, गुजरात से है, छत्तीसगढ़ से है, दिल्ली से है, ठीक है ना, और वहां से एग्जाम दे रहे, तो वहां पे आपको क्या बोलना है? वहां ये बोलना है कि मेंस का पीसीएस सर्विस, हर स्टेट में एक पीसीएस सर्विस होती है, ठीक है ना, सेंटर में यूपीएससी, स्टेट वाइज पीसीएस सर्विस। तो पीसीएस सर्विस के लिए जो मेंस एग्जाम होता है, क्या बोलना है कि जो मेंस एग्जाम होता है उसके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बुक चाहिए मुझे, आंसर राइटिंग के लिए। तो आपको मिल जाएगी, और नहीं मिले तो आप गूगल पे सर्च करना, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी कि आर एस की मेंस की रिगार्डिंग आप मंगा सकते हो, ठीक है। RAS कह रहा हूँ, नॉट RJS, ठीक है, ढंग से सुनना। ओके, नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहने वाला है? क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहने वाला है? किस टाइप से आपके क्वेश्चन आने वाले? यस, एक एग्जांपल आपके लिए क्या हूं मैं, सब सामने देखेंगे एक बार, पूरा फोकस करेंगे यहाँ पे। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूँ, किस टाइप से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, फर्स्ट तो यहाँ पे सुनेंगे आप लोग, आपके चाहे क्वेश्चंस का पैटर्न देखो, पहले आप पढ़ाई कैसे की जाती है वो देखेंगे आप। पहले तो हम ये देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, ठीक है ना, किसी टॉपिक वाइज। आप सिलेबस देखते हो, क्या देखते हो आप सिलेबस देखोगे, सिलेबस से आप क्या निकालोगे, उस सिलेबस आप देखोगे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं आपके, कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप क्वेश्चंस का पैटर्न देखेंगे, तो चाहे वो आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके टाइटल बेस्ड क्वेश्चन हो, ठीक है ना, चाहे वो आपके जो है इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हो, ठीक है ना, ढंग से सुनेंगे, चाहे वो आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हो, टाइटल बेस्ड क्वेश्चन हो, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन हो, या प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हो, अलग अलग टाइप से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आप देख रहे हो कि पिछले जो अटेम्प्ट्स हुए हमारे आरजेएस को फोकस करके अगर सोचे तो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, टाइटल बेस्ड क्वेश्चन, टाइटल बेस्ड तो अब रह ही गया, ठीक है ना, सीधा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आने लगे, और इलस्ट्रेशन को ही स्टोरी बना के, केस बना के आपके सामने क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो आप समझ रहे हो कि डेप्थ से क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर तो लेंदी आता ही है, क्वेश्चन को भी इतना डेप्थ कर देते हैं कि बड़ा बना देते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपका टाइम खराब होगा, तो आप उतने अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो ये एक तरीका है, ठीक है ना, एग्जाम को टफ बनाने का, क्वेश्चन को बड़ा कर देंगे, ठीक है, पढ़ने में टाइम लगेगा, और उसको मुश्किल कर देंगे क्योंकि वो उसको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हो गया, इलस्ट्रेशन से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, वैसे क्वेश्चन बन के आपके, ठीक है। एक और चीज, अच्छा वो कैसे आएंगे, तो तरीका देखेंगे आप लोग, क्वेश्चंस का तरीका देखेंगे आप लोग, क्वेश्चंस के पैटर्न, यस, क्वेश्चंस का पैटर्न देखोगे आप लोग। टाइटल बेस्ड क्वेश्चन, क्या है टाइटल बेस्ड क्वेश्चन, देखो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लेके आया हूँ, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है ना। सामने देखेंगे आप लोग, हियर द क्वेश्चन इज आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम द टाइटल ऑफ द सेक्शन, क्या लिखा है सेक्शन, आपका जो सेक्शन है आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ठीक है ना, उस एक्ट का जो है सीधा ही आपके क्वेश्चन है, चाहे वो जेजे है, पोक्सो है, आर्म्स एक्ट है, एक्साइज एक्ट है, या फिर आपके राष्ट्रीय एग्जामिनेशन एक्ट है, किसी भी एक्ट से सेक्शन वाइज सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया, जो कहां से पूछा जा रहा है, डायरेक्टली पूछा जा रहा है, तो उसके टाइटल से, वो टाइटल बेस्ड क्वेश्चन होता है। अब उसका एग्जांपल देखो, क्या एग्जांपल है, हाउ डज द इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइन एंड रेगुलेट कन्फेशन इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ये टाइटल बेस्ड क्वेश्चन हो गया, क्यों, क्योंकि इस पे किस पे फोकस किया है, कन्फेशन की बात कर रहे हैं, कैसे डिफाइन करता है और रेगुलेट करता है किसको, कन्फेशन को, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो हमें किसके ऊपर फोकस करना है, कन्फेशन, जैसे कि 24 से लेकर 30 का जो एरिया बनता है हमारा एविडेंस एक्ट का, वहां पे एक बार दिमाग जाना चाहिए। एक बार हिंदी में देखोगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपराधिक कार्यवाही में, आपराधिक कार्यवाही में संस्वीकृति को कैसे परिभाषित और विनियमित करता है, ठीक है ना, संस्वीकृति, ठीक है ना, ये संस्वीकृति को कैसे परिभाषित और विनियमित करता है, रेगुलेट करता है। तो दिमाग में क्या आ रहा है, टाइटल क्या है, संस्वीकृति, कहाँ दे रखा है, 24 में दे रखा है, सेक्शन में, कन्फेशन का है 24 से लेकर 30 के बीच में, वो एरिया बनता है, गॉट इट। नेक्स्ट, दूसरा पैटर्न देखो, ये सीधा आपका इजी क्वेश्चन था जो पहले पूछे जाते थे, अब थोड़ा टफ, जैसे कैसे बन रहा है। अब प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्या पैटर्न है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन का, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, एक स्टोरी बना दी जाती है, स्टोरी कैसे, अमित इज अक्यूज ऑफ मर्डरिंग, किसका है, मर्डर का, ठीक है ना, अक्यूज है वो, ठीक है, हिज बिजनेस एंड हिज बिजनेस पार्टनर
उसके बिजनेस पार्टनर का, जिसका नाम क्या है, विक्रम. आफ्टर हिज अरेस्ट, अमित इज interrogated by the police for several hours. During the investigation, he confesses, saying, "I killed Vikram." किसको कह रहा है वो पुलिस वालों को कह रहा है, "I killed Vikram." मैंने विक्रम को मारा because he was planning to cheat me. किसकी प्लानिंग कर रहा था, मुझे धोखा देने की प्लानिंग कर रहा था. In our business deal, जो हमारे साथ में बिजनेस की डील हुई थी, एक के साथ में और दूसरे के साथ, दोनों के बीच में जो भी एक बिजनेस डील हुई थी, उसमें एक दूसरे के साथ चीट करना चाह रहा था, प्लानिंग कर रहा था. ऐसी इसको भनक लगी, उसने इस वजह से इसका मर्डर कर दिया. ठीक है. However, जैसे भी after his confession, Amit claims that he was under extreme psychological pressure during the interrogation and that the police threatened with him their consequences if he did not confess. पुलिस ने क्या कहा, आपको जो है बुरे और भयानक कॉन्सिक्वेंस यानी कि नतीजे भुगतने पड़ेंगे अगर आप कन्फेशन नहीं करते हो तो. ऐसी बात कर रहा है ये. पहले कन्फेशन किया पुलिस के सामने कि हाँ मैंने विक्रम को मारा है क्योंकि वो मुझे धोखा देने वाला था. ठीक है. और अब क्या कह रहा है बाद में वो ये कह रहा है कि पुलिस वालों ने मुझे क्या किया था, धमकी वमकी दी कि अगर ऐसा नहीं बोला तो क्या हो जाएगा, आपको जो है बुरे जो नतीजे भुगतने पड़ेंगे, परिणाम जो है बुरा होगा इसका. तो आप क्या कर लो, कन्फेशन कर लो. इस वजह से मैंने डर के कन्फेशन कर लिया. इन कोर्ट, अब कोर्ट की बात है, द प्रोसिक्यूशन सीक्स टू प्रेजेंट अमित कन्फेशन एज एविडेंस ऑफ हिज गिल्ट. अमित डिफेंस लॉयर, जो अमित का डिफेंस लॉयर है, मतलब आप समझ रहे हो ना, एक तो प्रोसिक्यूशन पार्टी का होता है जिसको आप एपीओ खुद जैसे बनोगे वो वाले, और दूसरे डिफेंस जो उसके अक्यूज के जो लॉयर है. डिफेंस लॉयर आर्ग्यू दैट द कन्फेशन शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एविडेंस. एक्सक्लूड करनी चाहिए एविडेंस से. किसको, उस कन्फेशन को. बिकॉज इट्स नॉट डन वॉलेंट्री. आपने आईपीसी 39 पढ़ा है, हर चीज कैसे होनी चाहिए, वॉलेंट्री होनी चाहिए, स्वेच्छा से होनी चाहिए, किसी प्रेशर में नहीं होनी चाहिए. ठीक है ना. वॉलेंट्री. Analyze the admissibility of Amit's confession under Indian Evidence Act. What specific factors will the court consider in determine whether Amit's confession is admissible? क्या डिटरमाइन करेगा, क्या वो एडमिशेबल हो सकती है कि नहीं. डिस्कस रेलिवेंट, अब आपका क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस करो रेलिवेंट लीगल प्रिंसिपल्स एंड केस लॉज. देखो वो केस लॉ डायरेक्ट पूछ रहा है आपसे. दैट मे इन्फ्लुएंस द कोर्ट्स डिसीजन. आपको पता है ना कि 24 क्या कहता है, किसी को आप जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, दबाव में नहीं ला सकते. अब मैं इवन एविडेंस एक्ट की बात कर रहा हूँ. क्या बता रहा हूँ मैं ये बता रहा हूँ कि पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ा, एक स्टोरी बना दी गई थी. पहले वो हाँ कहता है, कन्फेशन करता है पुलिस वालों के सामने. हालांकि पुलिस वालों के सामने कन्फेशन जो है, आपने 25 पढ़ा एविडेंस एक्ट, मान्य है क्या नहीं है, या 26 कस्टडी में भी कर रहा है तो भी मान्य नहीं है, लेकिन अगर वहां पे मजिस्ट्रेट है तो वो मान्य हो जाएगी. वो तो आपको सब पता ही, आपने प्री पास किया, मैं वो नहीं कह रहा हूँ. मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे ये बता रखा कि उसने क्या किया था, एक शब्द आया था यहाँ पे, यस, इन्फ्लुएंस. इंडो इन्फ्लुएंस में काम नहीं हो सकता, किसी धमकी दबाव में थ्रेट में काम नहीं हो सकता. 24 ये कहता है. अब यहाँ पे क्या पूछा गया, कन्फेशन की बातें पूछी जा रही है. यहाँ पे क्या बताइए, पूरी स्टोरी बताइए. क्वेश्चन सेम है, एरिया कन्फेशन से पूछा गया, लेकिन कितनी प्रॉब्लम बेस बना दिया इसको, कितना सारा उलझा दिया आपको. यहाँ पे कभी वो हाँ कहता है, कभी ना कहता है. और यहाँ आपके जो आर्ग्यू भी क्या कर रहे हैं, देखो आर्ग्यू का कि वॉलंटरी होना चाहिए. वकील साहब ने क्या आर्ग्यू किया, क्या होना चाहिए, खुद की मर्जी से कन्फेशन करेगा कि मैंने ये गुनाह किया या नहीं किया है. ठीक है ना, किसी के दबाव में, पुलिस वाले के कहने पे नहीं कर सकता. गॉट इट. ठीक है ना. और वो दबाव वगैरह. अब ये पूछना चाह रहा है कि आपको दो चीजें बतानी, एक तो उसके प्रिंसिपल्स क्या है, किसके, कन्फेशन के प्रिंसिपल्स क्या है. दूसरा क्या पूछा है, केस लो बताओ. अब केस लो का मैं अब थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कितने इंपॉर्टेंट होते केस लॉ किसी भी आंसर को लिखने में. आपके अगर नंबर एक्स्ट्रा चाहिए आपको तो क्या तरीका होगा. अच्छा ये हो गया. नेक्स्ट देखोगे आप लोग, ये सेम क्वेश्चन आपका हिंदी में. ठीक है ना, सेम क्वेश्चन ही हिंदी में है. सेम क्वेश्चन आपका हिंदी में है. ठीक है ना. वही अमित कुमार अपना वो पार्टनर वगैरह था, हत्या का आरोप वगैरह लगा, जो भी है. ठीक है ना, मैंने विक्रम को मारा और जो भी है. पूछताछ के दौरान उसने कहा कि ये साइकोलॉजिकल मुझे क्या किया, प्रेशर में रखा, दबाव में डाला मुझे. पुलिस ने धमकी दी कि अगर ऐसे संस्कृति नहीं करेगा तो क्या होगा, गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. अदालत में अभियोजन पक्ष में अमित की संस्कृति को उसके अपराध के सबूत के तौर पर पेश करना चाहता था. कौन, अभियोजन पक्ष. अभियोजन पक्ष कौन होता है सर, एपीओ पीपी, ये जो भी वकील साहब है ये अभियोजन पक्ष है. ठीक है. विक्टिम तो है ही, PW1 PW2. ठीक है ना, ये सारे लोग अभियोजन पक्ष का पार्ट बन जाते हैं, याद रखना. ठीक है ना, सरकार के रूप से. और वो आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो आईओ जो इन्वेस्टिगेशन करेगा. आपको पता है आईओ होता है, कहीं पे एफआईआर करोगे तो एक आईओ वो कहता है कि ये मेरी जिम्मेदारी, पूरा केस वो देखता है. तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होगा ऑल्सो पार्ट ऑफ
ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है ना, ये सभी प्रोसिक्यूशन में आते हैं। अब जो मुझे बताइए क्वेश्चन तो आप समझ गए, वैसे मैं आपको समझा दिया, ठीक है, वो सेम चीज हिंदी में लिखी हुई है। नेक्स्ट देखोगे आप लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन क्या बनेगा। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकता है सर, वो तरीका देखना। आपके एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, और दूसरे आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, तीसरा इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन। देखो लैंग्वेज कैसे पूछी जाती है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो है रेफर टू ए लीगल इशू और क्वेश्चन दैट अराइज फ्रॉम द इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन ऑफ लीगल लैंग्वेज स्टैट्यूट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, किस तरीके से उस डॉक्यूमेंट्स में वो भाषा, कौन सी वो लीगल वाली भाषा, कौन सी वाली भाषा जो इंटरप्रेट करती है किसी भी वर्ड को, ठीक है ना, वो कैसे आपसे पूछा जाएगा, ये लैंग्वेज बेस्ड आपका क्वेश्चन बनता है। पैटर्न बताऊंगा, देखोगे आप। व्हेन कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज्ड पर्सन इज इरेलीवेंट, उल्टा पूछा, इरेलीवेंट इन ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग इफ इट अपीयर्स टू हैव बीन caused by any inducement, threat or promise, explain। क्या बताया गया यहाँ पे सर, ये तो आप 24 की भाषा बोल रहे हो। यस, मैं कौन सी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, उसकी लैंग्वेज को मैं बोल रहा हूँ सीधा, और उसी लैंग्वेज को सीधा क्वेश्चन बना के आपके सामने रख दिया गया है और आगे दिखा गया है एक्सप्लेन। गॉट इट। देखो ये इसमें इन्वर्टर कोमा में भी है, इसको इन्वर्टर कोमा में भी रखा गया है, समझे किस चीज को, क्या बता रहा हूं मैं। इस तरीके से आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनता है। सर लैंग्वेज कौन सी, ये बैरेक्ट की, आपकी जो बैरेक्ट है उसी की भाषा, आपकी एक जो कानून की किताब है उन्हीं की भाषा को सीधा रख दिया जाता है। ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। ये किसको समझ में आएगा, जिसने बैरेक्ट से पढ़ा है उसको वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो है सीधा समझ में आएंगे। सीधा पूछा इसने कि अगर किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति किसी प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण की गई है तो स्वीकार्य नहीं होगी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आधार पर समझाइए। इसे कहते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। सीधा उस लैंग्वेज से पुटअप कर दिया गया, उस लैंग्वेज को वहां से चुरा लिया गया। गॉट इट। ये आपका क्वेश्चन बनता है, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट, यस, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन जो आजकल ज्यादा पूछे जाने लगे। इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन जो आजकल ज्यादा पूछे जाने लगे, वो देखोगे आप लोग, जो दृष्टांत होते हैं ना, जो एग्जाम्पल्स होते हैं आपके, जिसे दृष्टांत कहते हैं, उस दृष्टांत से सीधा क्वेश्चन कैसे पूछे गए वो देखेंगे आप लोग। यस, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन। ए इज अक्यूज, अब ये इलस्ट्रेशन है जो मैं लिख देता हूं, दृष्टांत, दृष्टांत, ठीक है ना, आपने देखे होंगे दृष्टांत आपके जो बैरेक्ट में है। ए इज, अब यहां भी स्टोरी वाइज सेम, और लेकिन दृष्टांत से लिया गया सीधा। ए इज अक्यूज ऑफ स्टेलिंग, किसका, चोरी वगैरह की, ए कार। ए कन्फेशन, ए जो है जिसने चोरी की वो कन्फेशन करता है टू द पुलिस दैट ही टुक द कार एंड दैट ही ड्रोव इट टू ए स्पेसिफिक लोकेशन, कहां पे छोड़ा उसने, किसी भी जगह विशेष पे, स्थान विशेष पे उसको छोड़ दिया है। दिस कन्फेशन इज एडमिशेबल और नॉट अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट। क्या बताया गया है, जिसने कार को चोरी किया है उसने कहा कि मैंने कार को किसी स्पेसिफिक जगह पे, किसी विशेष जगह पे उसे छोड़ दिया है, ठीक है ना। ये मैं कह रहा हूं किसको, पुलिस के सामने कह रहा हूं। क्या ये मान्य है, क्या ये एडमिसेबल है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट, आप एक्सप्लेन कीजिए। ये क्या है, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन में ये लिखा गया है, ठीक है ना, कार के ऊपर एक आपको एग्जांपल दिया गया है, वहीं से सीधा उस लैंग्वेज को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन बन गया आपके सामने। क्या है, ए पर कार चोरी करने का आरोप है और ए पुलिस के सामने स्वीकार करता है कि उसने कार की चोरी की थी और वह उसे एक विशिष्ट स्थान पर ले गया था, ठीक है ना, या छोड़ गया था। यह संस्वीकृति, ये स्वीकृति जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 1872 के अनुसार स्वीकार्य है या नहीं। समझ गए, सीधा दृष्टांत से क्वेश्चन पूछा गया है। दिस इज योर इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन। मैंने आपको टाइटल बेस्ड बता दिया, मैंने आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूरा कहानी के हिसाब से बता दिया, मैंने आपको सीधा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बता दिया, अब मैंने आपको सॉरी इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन बता दिया। इलस्ट्रेशन से कैसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, अब देखोगे क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, उसका टाइप क्या हो सकता है वो देखेंगे आप लोग। यस, आंसर टाइप देखोगे, आंसर्स के आप क्या देखोगे, टाइप देखोगे। अब आप देखो कि आंसर के टाइप्स कैसे बन सकते हैं वो देखिए। यस, एक तो है आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। देखो मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, ये आपके लिखा हुआ है आपके सिलेबस के अंदर। सिलेबस में क्या डिफाइन किया गया है आपके, वेरी शॉर्ट, ढंग से सुनना, वेरी शॉर्ट
शॉर्ट और ऐसे टाइप क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन, कैसे टाइप, ऐसे टाइप, तीन टाइप के क्वेश्चन आपके, ठीक है ना। अब पहले जो बनते हैं वो बनते हैं आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। कितने नंबर के आते होंगे, ये 2 नंबर के आसपास के आते हैं, 2 या 3, 2 या 3, ठीक है। ये 2 या 3 कैसे आएंगे, आपके क्वेश्चन आएंगे सामने 10 नंबर का, ठीक है। उसमें से लिखे होंगे क्वेश्चन, नहीं 10 से ज्यादा हो गया, आपके जैसे क्वेश्चन आएंगे, यस 6 नंबर का, ठीक है, 6 मार्क का। और उसके अंदर क्वेश्चन दे रखे होंगे 4, और बोलेंगे इस 4 में से कितने करने हैं, आपको 3 करने, 4 में से आपको 3 करने हैं। ये इस तरीके के आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। देखोगे सामने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, कौन से वाले, वेरी शॉर्ट कह रहा हूं, अति लघु, 2 नंबर के, 2 से 3 लाइन में लिखना है, जो 20 वर्ड्स बनेंगे, 20 से 30 वर्ड्स भी चलेंगे, ठीक है ना। मैंने कितना बताया, जितने वर्ड्स है उससे 1 लाइन ज्यादा, 3 लाइन है, ठीक है। देखो नीचे देखोगे आप, यू शुड मेंशन, अब इसमें क्या मेंशन करना है आपको, यू शुड मेंशन सेक्शन का एड्रेस बताओगे, इसमें टाइटल बताओगे, डायरेक्ट की लैंग्वेज दिखनी है आपको, और इफ इंपॉर्टेंट देन राइट केस लॉ टाइटल ओनली, ठीक है, सिर्फ उसमें टाइटल लिखना है। नेक्स्ट देखोगे आप, शॉर्ट क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है, शॉर्ट क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है, उसमें क्या लिखना है, सारी चीजें ऑफिशियल बता रहा हूं मैं आपको, सारी चीजें मैं आपको ऑफिशियल बता रहा हूं। इसका पैटर्न क्या रहना है, किसमें क्या एड ऑन करना नहीं करना है, ठीक है। ये बताने से पहले एक सेकंड, यस, आप सबको दिख रहा होगा ये, देखो अब बैच शुरू हो रहा है एपीओ मेंस के रिगार्डिंग, ठीक है, एपीओ मेंस के रिगार्डिंग बैच शुरू हो रहा है, जिसके अंदर आपको मैं 20 डेज का एक क्रैश एक कोर्स होगा, इसको क्रैश कोर्स नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं क्रैश नहीं करने वाला हूँ, चीजें वही बताऊंगा जो 3 से 4 महीने में सिखाया जा सकता है, उसी को मैं 20 डेज में आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। वो एक्चुअली क्या होता है कि टीचर के ऊपर डिपेंड होता है, क्या डिपेंड होता है कि किसी कोर्स को 20 दिन में करना है या उसको 4 महीने तक, ठीक है ना, खींचना है, वो डिपेंड ऑन टीचर, ठीक है ना, आप समझ गए। अब सामने देखेंगे 20 डेज का आपके आंसर राइटिंग का कोर्स करवा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आंसर राइटिंग बताऊंगा आपको सब्जेक्ट वाइज, आंसर राइटिंग सब्जेक्ट वाइज, ठीक है ना। सब्जेक्ट वाइज हो गए, मतलब कि जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, आपके आर्म्स एक्ट है, एक्साइज एक्ट है आपके, ठीक है, जे है, पोक्सो, जितने भी एक्ट्स है आपके, ठीक है, वो सारे एक्ट्स के रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या पैटर्न रह सकता है वो। दूसरा चार्ज फ्रेमिंग, आप लोग भली भांति जानते हो कि रॉयल जुडिशरी राजस्थान में चार्ज फ्रेमिंग जजमेंट राइटिंग के नाम पे कितना फेमस है, ठीक है, मैं खुद ही करवाता हूँ जजमेंट राइटिंग, ठीक है, मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं आपको। अच्छा, चार्ज फ्रेमिंग में ये जरूर बताऊंगा कि वैसे तो जैसे आईपीसी है उसके रिगार्डिंग चार्ज फ्रेमिंग होती है, जैसे अभी बीएनएस भी आ गया है, तो आईपीसी है, सीआरपीसी उसकी प्रोसेस होगी, एविडेंस एक्ट उसके साथ होता ही है, इसके रिगार्डिंग चार्ज फ्रेमिंग होती है। लेकिन आपके इसमें SC ST एक्ट भी है, उसमें क्या तरीका होगा चार्ज फ्रेमिंग का, चार्ज फ्रेमिंग को हल्के मत देना, आपके 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। और पास वही होता है जो आम जनता जनार्दन जो चीजें कर रही है ना, उससे हटकर कोई 1-2 काम एक्स्ट्रा करता है, याद रखना। जो सबको आ रहा है वो आपको आ रहा है, इट्स नॉट बिग डील। जो किसी को थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है या किसी को नहीं आ रहा है और वो आपको अच्छे से आ रहा है, तो ये आपको पास करवाता है। और पास कितने नंबर से होता है, इंसान 10 नंबर से पास होता है, और फेल कितने नंबर से होता है, वो 5-10 नंबर से फेल होता है। कभी देखा कि कोई 100 नंबर से फेल हो गया, कभी देखा कि पास होने वाले के 100 नंबर एक्स्ट्रा आ गए कट ऑफ से, नहीं। आप 10 नंबर कम या 10 नंबर ज्यादा, ऊपर नीचे का मामला 10 नंबर का ही रहता है मार्जिन। इसलिए फोकस किस पे करना है आपको, उन चीजों पे फोकस करना है जो हर किसी को नहीं आ रहा है, यानी कि चार्ज फ्रेमिंग, याद रखना, इसको हल्के मत लेना। उन्होंने अलग से लिखा है सिलेबस में, क्या लिखा है कि क्रिमिनल की प्रोसीडिंग्स भी आपको आने चाहिए, मैं वो तरीका भी बताऊंगा कि क्रिमिनल में क्या प्रोसीडिंग पूछी जा सकती है। दूसरी बात चार्ज फ्रेमिंग, ठीक है। थर्ड, हिंदी और इंग्लिश के रिगार्डिंग, जैसे हिंदी है तो आपके लेटर्स हो गया वगैरह, ठीक है ना, आपके समरी वगैरह, ये जो चीजें हो गई वो भी मैं थोड़ा कवर करवाऊंगा, उसके भी एग्जांपल्स दूंगा आपको, फॉर्मेट दूंगा, डोंट वरी। और सारे ऑफिशियल दूंगा जो राजस्थान ग्रंथ हिंदी ग्रंथ अकादमी से मिले हैं, या आरपीएससी में जो पैटर्न जिसको मान्य माना गया है, ठीक है। इंग्लिश के अंदर जैसे पर्स राइटिंग हो गया आपके, ठीक है, या फिर आपके जैसे समरी वगैरह, ये जो राइटिंग वगैरह हो गया, लेटर राइटिंग वगैरह जो हो गया, ये जो चीजें हैं इनका तरीका क्या रहेगा, कैसे है लिखना है उनको, वो सारा आरएस पैटर्न के रिगार्डिंग मैं आपको समझा दूंगा। सैंपल क्वेश्चंस भी दूंगा मैं, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और उन्हीं के सैंपल्स में आंसर भी बताऊंगा आपको कि आपको आंसर राइटिंग ऐसे करनी है। देखो कई बार हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हो ये बोले कि सर मैं लाइफ में पहली बार फर्स्ट बार कोई मेंस का एग्जाम दे रहा हूँ, ये भी तो हो सकता है कि आरजीएस का मैंने कभी मेंस नहीं दिया, एपीओ का पहली बार मैं मेंस दे रहा हूँ या दे रही हूँ फर्स्ट बार, तो आई एम नॉट नॉलेज अबाउट द आंसर राइटिंग, हाउ टू राइट, हाउ टू आंसर ऑफ क्वेश्चंस, सो आई डोंट नो। तो आपको अगर नहीं पता है तो वो पैटर्न क्या होगा, तरीका क्या होगा, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
नेक्स्ट मैंने जो लिखा है यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन, उसमें मैं ये भी बता दूं आपको कि टॉपिक वाइज भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। जैसे आईपीसी कवर हो रहा है तो आईपीसी के क्वेश्चन है, उसका मुझे आंसर लिख के बताओ, वो कॉपी में आपकी चेक करूंगा। ठीक है, ये 20 डेज का कोर्स रहेगा आपके। ठीक है, और इसकी जो फीस है वो मात्र मात्र मैंने कितनी रखी है, 3000। कितने रखी है मैंने, 3000 मैंने फीस रखी है, जो मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा फीस नहीं है। लोगों ने 15,000, 10,000, 20,000, 25,000 अलग अलग हिसाब से फीस रखी होगी, मुझे नहीं पता। देखिए 3,000 रुपये, मात्र 3,000 की फीस रखी है, सारा मैं कवर करवा रहा हूँ। ठीक है जी। उसके अलावा एक और चीज़ बता दूं मैं आपको इसी कोर्स के अंदर, कि मैं अगर कोई ये बोले सिर्फ मुझे सर चार्ज फ्रेमिंग, ओनली चार्ज फ्रेमिंग सीखना है, तो उनके लिए 1,500 रुपये। ठीक है, अगर सिर्फ आपको चार्ज फ्रेमिंग सीखना है तो वो चार्ज फ्रेमिंग, उसके फॉर्मेट भी दे दूंगा, उसका कंटेंट भी दे दूंगा। ठीक है ना, और ठीक है, बस ये वाली चीज़ें तो ये भी करूंगा, आपकी कॉपी वगैरह चेक भी करूंगा, इसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी रहेगी चार्ज स्विमिंग की। तो ये मात्र 1,500 रुपये। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूरे लेना है तो 3,000 इज नॉट बिग डील, 3,000 कोई बड़ी रकम नहीं है। यस, मुद्दे की बात करते हैं, आ जाइए। कहाँ थे हम लास्ट टाइम? यस, हाँ, क्वेश्चंस के पैटर्न देख रहे थे हम। अब देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, वेरी शॉर्ट हमने देख लिया। अब आगे शॉर्ट पे, शॉर्ट क्वेश्चंस यानी कि लघु प्रश्न जो होते हैं, ये 4 से 6 नंबर के आसपास के बनेंगे। मतलब 4 नंबर के बनेंगे, या 5 के बनेंगे, या आपके 6 नंबर के बनेंगे। गॉट इट? अब ये बनेंगे। अब अगर 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, 4 नंबर का या 5 नंबर का या 6 नंबर का, कितना लिखना है उसमें? तो देखोगे 50 वर्ड्स, 60 वर्ड्स और 70 वर्ड्स। ठीक है ना, मतलब अगर 5 नंबर का ही क्वेश्चन मान के चलो, 5 नंबर का क्वेश्चन, तो 60 शब्दों में लिखना है। गॉट इट? 60 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको उम्मीद ये की जाती है कि आप इस लाइन के अंदर 8 से 10 वर्ड लिखते होंगे। आपने ये लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, तो 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग। ना तो वो काउंट करते, ना लिखने वाले आप कभी काउंट करते हो। बट आपको एक पैटर्न पता होना चाहिए कि मैं जो रेगुलर लिखता हूँ, ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं 8 लिखता हूँ या 9 लिखता हूँ या 10, तो वो आपको पता होना चाहिए बस उस एवरेज से। ऐसा नहीं हो कि कोई सिर्फ 6 लिख रहा है और फिर आप इतने लाइनें लिख रहे हो, तो फिर आपकी लाइनें कम पड़ जाएगी ना। तो आप उसके हिसाब से आप एक बार देख लेना। इसलिए मैंने शब्द भी बोला है और लाइन भी बोली। ठीक है, 5 से 7 लाइनें। यू शुड मेंशन सेक्शन एड्रेस, पहले तो एड्रेस बताओ कहाँ से पूछा गया, टाइटल क्या है उसका, डायरेक्ट की लैंग्वेज क्या है, और देन राइट 1 केस लो एटलीस्ट प्लस कंक्लूजन ऑल्सो। ठीक है, ये इसकी डिमांड है। नेक्स्ट देखोगे आप लोग, मैं जब आपको आंसर की राइटिंग की प्रैक्टिस कराऊंगा ना, एक एक चीज को डेप्थ में बताऊंगा, एक एक चीज को डिटेल से बताऊंगा। ठीक है ना, आप खुद याद करोगे कि ये 20 दिन का जो कोर्स था ना, इसमें आपके पहले की तैयारी भले कुछ भी हो सकती है, लेकिन लिखना कैसे है वो भी एक तरीका है। याद रखना, कई बार क्या होता है कि जंग होती है ना, युद्ध होता है ना, तो उससे पहले उनको ये बताया जाता है कि हमारा ये अनुभव रहा है। आप जाके बंदूक चला के यूं मारना, यही नहीं होता, सब कुछ एक स्ट्रेटेजी बनती है। ठीक है ना, रणनीति जो होती है ना, उसी पे सारा गेम जो है, पूरा बेस उसी पे होता है। याद रखना, कई बार इंसान 12 12 घंटे पढ़ता है रोज, और कुछ लोग जो है सिर्फ 8 घंटे पढ़ रहे, 7 घंटे पढ़ रहे, और ये पास हो जाते, ये पास नहीं होते। तरीका क्या है? सर आप जिस रास्ते पे चले थे आपको पता ही नहीं, आप आपकी तरफ से आपकी मेहनत पूरी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि रास्ता कौन सा सही था, लिखना कैसे था, और आपने खूब प्रैक्टिस की, और फिर कहते हैं नंबर क्यों नहीं आ रहे। तो रीजन ये है, क्योंकि प्री में तो आपको पता है कि उसको लोग रट रहे थे, एक तरह से रट्टा मार रहे थे, पूरे बैठ मैंने कंटेस्ट कर ली, ठीक है, मगअप हो गई। ठीक है, आपको सिर्फ उसकी वजह से या उसके बेस पे, या उसको मैंने प्रैक्टिस भी कर लिया, टेस्ट सीरीज भी लगा ली, ये निकल गया प्री, ऐसा भी होता है। लेकिन मेंस में, मेंस अपने आप में एक अलग गेम बन जाता है। ठीक है ना, तरीका अलग बन जाता है। उसमें कई बार ऐसा होता है कि 4 बार जिसने मेंस दिया है उसके, और या जो पहली बार मेंस देगा, पहली बार देने वाला भी क्रैक कर लेता है मेंस, और 4 वाला भी सोचता है कि मेरी गलतियां कहाँ हो रही। तो गलतियां ये हो रही कि आपको आंसर राइटिंग का कोई संपट, कोई मैनेज आपके पास था ही नहीं, किस कैसे लिखना है। और क्यों नहीं था? क्योंकि आपका अनुभव नहीं रहा। और अनुभव क्यों नहीं रहा? कि कभी काम ही नहीं पड़ा। तो जब काम पड़ा है तो उसे सीख लो। जब इतना पैसा इन्वेस्ट किया है तो 20 दिन का कोर्स जो है, जिसका मैं 3,000 रुपये ले रहा हूँ, सो कोई हजारों या लाखों में कोई फीस है नहीं, और इतना भी कोई मामला है नहीं बड़ा। ठीक है, जिसमें मैं कितनी चीज आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आप देखोगे, यस, ऐसे टाइप क्वेश्चन। अब बड़े क्वेश्चन पे आ जाओ। अब बड़े क्वेश्चंस देखेंगे आप लोग, इसका क्या पैटर्न हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है। ऐसे टाइप क्वेश्चन जो आपसे 8 से 10 नंबर तक के पूछे जाएंगे। आपसे 8 नंबर का 8 8 मार्क्स, ठीक है ना, या फिर आपसे 9 या 10 मार्क्स, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है,
तो मैंने ये बताया आपको कि 12 से 15 लाइनें माननी है आपको। कितनी, 10 नंबर का है तो 12 से 15 लाइनें, 12 लाइनें मान लो, ठीक है, 12 लाइनें एवरेज। 100 वर्ड्स से लेकर 130 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना है। अब आप अपने हिसाब से काउंट कर सकते हो कि आप एक लाइन में कितना लिखते हो, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट देखोगे आप लोग, यू शुड मेंशन एड्रेस, टाइटल, डायरेक्ट लैंग्वेज, ठीक है ना, केस लो, प्लस if you know any kind of update which one is related to this particular question you can mention also, ठीक है, बस ये चीजें, ठीक है। अगर कोई लीगल अपडेट है उस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, उस सेक्शन के रिगार्डिंग, उस टॉपिक के रिगार्डिंग, वो आप मेंशन कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आया हूं, उससे समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, चलो उससे पहले एक और चीज बता देता हूँ मैं आपको। यस सर, आप बीच बीच में अपने प्रमोशन कर रहे हो क्या? नहीं 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 नहीं, प्रमोशन की बात नहीं है, कुछ नया है इसके अंदर, वो जरूर बताऊंगा मैं आपको। नया क्या है कि रॉयल जुडिशरी की तरफ से, रॉयल जुडिशरी की तरफ से, आपको पता है कि रॉयल जुडिशरी ने हमेशा सबसे ज्यादा जो आप लोगों का जो प्यार मिला है, जो विश्वास मिला है, वो जजमेंट राइटिंग के रूप में आपने मुझे हर जगह देखा होगा। कई संस्थानों के साथ में जुड़ा हूँ, ये आपने देखा होगा। आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर ये जो मेरा एक बैच नया शुरू होने वाला है जजमेंट राइटिंग का, और दिस इज विल बी ओनली लाइव, ठीक है, ये रहेगा, लाइव रहेगा। और ये मेरा आखिरी लाइव जजमेंट राइटिंग का बैच होने वाला है। इसके बाद में मैं कोई जजमेंट राइटिंग बैच नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। जो भी लोग क्या करते हैं, एन मौके पे आते हैं, 1 महीना बाकी, 1 मंथ बाकी, और हेलो सर मुझे वो कोर्स दे, सर अभी से सर मुझे वीडियोस दे दो, मैं सर देख लूंगा, देख लूंगी, फटाफट कर लूंगी, ऐसा नहीं होता। मेंस की प्रैक्टिस जो है ना, वो प्री के एग्जाम से पहले करनी चाहिए। अभी आपके आरजेएस की जो वैकेंसी आ चुकी है, 44 सीटें जो है ना, वो नोटिफाई हो चुकी है, ठीक है ना, कोई भी रोड़ा नहीं आने वाला है आरजेएस के ऊपर, आपके कोई रोड़ा नहीं लगने वाला, याद रखना, बिल्कुल साफ सुथरा मामला है, क्योंकि आपकी डेट भी नहीं अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, इसलिए ये आपका आरजेएस के सिलेबस के रिगार्डिंग। आरजेएस का सिलेबस क्या मतलब, आपको पता है कि इसमें आरजेएस के सिलेबस को और बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। तो जितना बढ़ाया है, जितनी नई चीजें, आईटी एक्ट हो या फिर आपके एक्साइज एक्ट हो या और जितने भी एक्ट है आपके, जे हो, पोक्सो हो, उन सब के रिगार्डिंग, आईपीसी एंड बीएनएस ऑल्सो, नए एक्ट के रिगार्डिंग, जजमेंट राइटिंग कैसे हो सकती है, चार्ज फ्रेमिंग, इशू फ्रेमिंग, ऑर्डर शीट कैसे बनेगी, ठीक है ना, ऑर्डर राइटिंग कैसे होगी, ठीक है ना, सिविल में, क्रिमिनल में, सब में, इशू फ्रेमिंग वगैरह सब, सब मैं आपको डिटेल से कराऊंगा। आपको उसके फॉर्मेट्स मिलेंगे, नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड रहेगी जो खुद मैं चेक करूंगा, ठीक है ना। सो यू डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, ठीक है ना। तो ये भी होने वाला है। और देखो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा वीडियो के लिए और डिसेबल के लिए। ये क्या रहेगा, मैंने जब से रॉयल जुडिशरी शुरू किया है तब से आज तक वीडियो और डिसेबल से कोई पैसा नहीं लिया, उनके लिए हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है सारे बैचेस, ठीक है, तो वो रहेगा। और बाकी छोटी मोटी डिटेल है, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं विथ न्यू लॉज, जितने भी नए लॉ है, और नए प्लस जो नए अभी माइनस वगैरह जुड़े हैं आरजेएस के जो 44 वैकेंसी में 2025 के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग एक जजमेंट राइटिंग का मैं आपको करवाने वाला हूँ। याद रखना, जजमेंट राइटिंग कोई बोलने में शर्म नहीं है, ना किसी को आती है और ना कोई ज्यादातर पढ़ता है, ठीक है। और फिर एंड टाइम पे ऊपर ऊपर से देखते हो ना, तो नंबर भी ऊपर ऊपर से आते हैं। फिर लोग कहते हैं कि मेरे 40 में से 4 नंबर ही कैसा है, 40 में से मेरे 5 ही कैसा है। तो जब 40 में से किसी के 4-5 आ रहे हैं और किसी के 40 में से 30 नंबर आ रहे हैं, 25 से 30, 28, 30, तो फर्क तो आता है ना। क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में कि पास होने वाला कितने नंबर से पास होता है, 10 नंबर से। जो जो भी जज बने ना पिछली बार और जो फेल हुए, उनका अगर बताओ ना, जो लास्ट में जाके फेल हो गए या पास हो गए, 10 नंबर 12 नंबर, इतना ही फर्क था। ऐसा नहीं था कि वो 50 नंबर आगे था और ये 50 नंबर इसके कम पड़ गए, मैं 50 नंबर से रह गया, नहीं, 5-10 नंबर से रह जाता है और 5-10 नंबर से पास हो जाता है, इतना ही फर्क है। तो ये 10 नंबर देख लो आप कहाँ से आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉ हर कोई पढ़ रहा है, ऐसे राइटिंग इंग्लिश में, ऐसे राइटिंग हिंदी में लोग 2-2 साल से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जजमेंट में क्या करो, कोई ना तो पढ़ता है और ना कोई बताता है, या किसी को आपका काम भी तो नहीं पड़ता ना। जिसने एलएलबी की है, क्या आपका जजमेंट का काम पड़ा? आपने एज ए एडवोकेट काम कहीं शुरू किया, 2-4 साल 5 साल हो गए, मैं तो सर प्रैक्टिस करता हूँ, तो जजमेंट का काम आपके थोड़ी पड़ेगा, वो तो मजिस्ट्रेट साहब के पड़ता है। समझो मेरी बातों को। तो याद, अगर नए नए जो मजिस्ट्रेट बनते हैं ना, लड़के और लड़कियां, उनको भी जजमेंट का इतना नहीं रहता नॉलेज, तो वो सीनियर से पूछ पूछ के फॉर्मेट लेके, और वो भी फॉर्मेट भी कई बार चीजें जो है ना, वो रैंडमली चलती है, केजुअली चलती है, और ऑफिशियल एक अलग थिंग बनती है। आपको ऑफिशियल चीजें ही लिखना, क्योंकि आपकी क्या हो रही है, परीक्षा हो रही है।
समझो चीजों को। हो सकता है कि वहां पे कुछ नंबर यू लिख देते होंगे, यहाँ पे लिख दे, लेकिन जो नंबर यहाँ लिखा जाएगा वो यही लिखा जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल यहाँ लिखा है, वहां तो यू भी लिख देंगे, क्योंकि वो रैंडमली भी चल जाता है। तो प्रॉपर सीखे और ढंग से सीखे, ठीक है। दिस इज माई लास्ट बैच। मैं लास्ट इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी हर बैच को बार बार करूँ, कंटेंट सेम रहता है, तो मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो मैं एक बार एक चीज को कंप्लीट ढंग से करके उसके बाद में सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो ही आपको अवेलेबल होंगे। तो सर लाइव में हमको क्या फायदा, लाइव में आपको ये फायदा रहेगा, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन एट द टाइम। आप पूछ सकते हो सर आज ये चीजें मुझे नहीं आ रही थी, सर ये वैसा कैसे होगा, ये कैसा हुआ सर, इसका टाइटल सर, इसमें कोड कौन सा आएगा सर, SC ST का इसमें कौन सा कोड होगा, ट्रायल कौन करेगा सर, इसमें मस्टर्ड करता है, सेक्शन करता है, कौन सा कोड होगा, आर्म्स में कौन करता है सर, जीजे में कौन करता है सर, पोक्सो में क्या सर, ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर का क्या सेंस है, इस तरीके की चीजें भी आएगी। तो वो सारी चीजें ऑन द स्पॉट, उसका थोड़ा आपको फायदा रहता है। रोज कॉपी चेक होती है, टेस्ट सीरीज रहती है, सब चीजें रहती है, ठीक है। ओके, मुद्दे की बात। यस, एक बार ये भी देखेंगे आप लोग, एक बार ये भी देखेंगे आप लोग, जो मैं आपको हिंदी करवाने वाला हूँ, जो मैं आपको हिंदी करवाने वाला हूँ, उसमें देखेंगे आपके जो कार्यालय पत्र वगैरह जो है, उसको भी मैं डिटेल से बताऊंगा, ऑफिशियल लेटर्स बताऊंगा, लिखने का पैटर्न बताऊंगा, फॉर्मेट का तरीका क्या होगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। फॉर्मेट्स भी दूंगा मैं, ऑफिशियल लेटर्स का तरीका बताऊंगा, ठीक है। व्यक्ति से व्यक्ति को जाने वाला है, किस में आ सकता है, प्रार्थना पत्र या आपके सामान्य शिकायती पत्र जो होते हैं, कार्यालय के व्यक्ति को, व्यक्ति से व्यक्ति को भेजना, ठीक है। व्यक्ति से व्यक्ति, सर डमी लेटर, जैसे आपके डमी लेटर होते हैं, डीओ लेटर जिसको कहते हैं, डीओ लेटर जो सुना होगा आपने, डीओ लेटर, ये क्या होता है भाई, SDM साहब है, उन्होंने डीएम को भेजा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कलेक्टर को भेजा, तो उपखंड अधिकारी ने कलेक्टर को लेटर लिखा, डमी लेटर, ठीक है, उसको डीओ लेटर भी कहते हैं, अर्धशासकीय पत्र भी कहते हैं। उसका क्या पैटर्न हो सकता है, अधिसूचनाएं क्या होती है, नोटिफिकेशन क्या होते हैं, सर्कुलर कैसे जारी किया जाता है, परिपत्र कैसे उसको जाता है, क्या तरीका उसका, लेटर्स का क्या तरीका, ये सारी चीजें जो है ना, ये देखो आप, ये ज्ञापन कैसे दिया जाता है, अनुस्मारक वगैरह, कार्यालय आदेश वगैरह, अधिशासकीय परिपत्र, विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति, अनुसूचना, अधिसूचना सॉरी, ठीक है, टेंडर्स वगैरह, निविदा सूचना वगैरह, टिप्पणियां वगैरह, ये सब इसका पैटर्न क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। गस्ती पत्र वगैरह जो कहते हैं, वो वाली चीजें वगैरह, ठीक है। देन इंग्लिश में क्या, इंग्लिश में मैं भी जो बताने वाला हूँ आपको, आपकी पर्सी राइटिंग वगैरह हो गया। पर्सी राइटिंग को मैं ऑफिशियल रूल वाइज जो RPSC में पैटर्न चल रहा है, जो माननीय है, जिसमें कॉपी चेक जिन लोगों की हुई, उनके नंबर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स RS के, उनके रिगार्डिंग कि पर्सी राइटिंग कैसे की जा सकती है, ठीक है, उसका पैटर्न क्या बन सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। देन उसको क्वेश्चंस बेस्ड चीजें लेकर, फैब्रिक लिखना नहीं लिखना है, उसका एक पैटर्न लेके, या पैसे से कैसे आपको क्वेश्चंस को पुटअप करना है, आंसर को, उसका तरीका क्या रह सकता है, पहले पैसेज पढ़ोगे, उसमें से क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, क्या वर्ड्स आएंगे, वो जो पैटर्न है आपका तरीका रहने वाला है, उसके ऊपर भी मैं आपको ढंग से बताने वाला हूँ, ठीक है ना। कैसे लिखना है, पर्सी राइटिंग कैसे हो गया, किस तरीके से उसको लिखना है, वो सारा जो पैटर्न होगा वो कैसे लिखना है, आपको फैब्रिटिक चीजें लिखनी है नहीं लिखनी है, आपको पोइटिक चीजें लिखनी है नहीं लिखनी है, आपको ग्रामेटिक चीजें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें डालने की जरूरत है क्या, एक खीर बनी है दूध और चावल से, उसके अंदर आपने ड्राई फ्रूट के नाम पे एक किशमिश डाल दिया, नहीं मैं तो 10 तरीके के ड्राई फ्रूट डालूंगा, फिर लोग जब खा रहे तो वो कह रहे कि ड्राई फ्रूट बने कि खीर बनी, तो जो एक्चुअल ओरिजिनलिटी है ना, ओरिजिन, वो खत्म नहीं होना चाहिए। तो वो क्या है, क्या ऑफिशियल थिंग्स कहते हैं, क्या रूल्स बने इस चीजों के लिए, इसकी राइटिंग के लिए, पर्सी राइटिंग हो या फिर आपके पैसेज हो, या उसको कैसे आंसर करना है, पैटर्न क्या है, 10वीं में करते थे वही चल जाएगा क्या, नहीं वो 10th वाली बातें नहीं चलेगी। आपको यहाँ पे APO बना रहे, यानी कि पीछे ओ लगता है ना, ऑफिसर, आप अधिकारी बन रहे हो, आप गजेटेड ऑफिसर बन रहे हो, तो गजेटेड ऑफिसर से वो थोड़ा थोड़ा तो क्या अच्छे लेवल से उम्मीद करेंगे, भले वो कहते होंगे कि हम तो 10वीं लेवल की होगी ये चीज, 12वीं लेवल की चीजें होगी, 12th लेवल की, नहीं नहीं, वो बोलने में और उसके आंसर देने में फर्क होता है। मैंने अभी पैटर्न बताया, क्या बताया, टाइटल बेस्ड क्वेश्चन बताया ना मैंने, वो सीधा क्वेश्चन हो जाए, वो है बच्चों वाला क्वेश्चन। एक होता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, और उसका भी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन तो वही है, मैंने कन्फेशन से बताया था आपको, डायरेक्ट आपकी वही थी, एविडेंस से बताया ना, लेकिन तरीका समझ लो कितना अलग हो सकता है, इस तरीके से चीजें अलग हो जाती है। तो इस तरीके से चीजें अलग होती है, तो भले 10th बोलो या 12th बोलो, वो उनके लिए क्वेश्चन ईजी रहता है, यानी कि मैं बोलूंगा 20% दिमाग लगाना पड़ेगा, आपके लिए 100% दिमाग लगाना ही पड़ेगा, जितना आपने पढ़ा है वो पूरा फोकस आपको करना ही पड़ेगा। तो वो क्या पैटर्न रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा।
तो ये बैच शुरू हो रहा है कल से, आप ज्वाइन करें, ठीक है, ज़्यादा फीस नहीं है, ठीक है। मैं तो ये तो कह रहा हूँ कि जो वीडियो है और डिसेबल उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना, वो शुरू से रही है रॉयल जुडिशरी में, तो आप जरूर ज्वाइन करें। आपका बैच कल से शुरू हो रहा है, ठीक है। डेली आपकी क्लास रहेगी, आपकी जो है रोज क्लास रहेगी, और क्लास का जो टाइम रहेगा आपका वो रहेगा 4 PM। 4 PM क्यों कह रहा हूँ मैं, ताकि कोई वकील साहब वगैरह जो है, जो प्रैक्टिस भी करते हैं, अभी भी प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, मतलब उनको पता है मेन से, लेकिन फिर भी क्या होता है, घर गृहस्थ से चलाने के लिए 4 घंटे भी जाना पड़ता है, तो इस वजह से, ताकि यहाँ तक वो फ्री हो जाए, ठीक है। और दूसरी बात, अ, उसके जो टेस्ट वगैरह जो होंगे, मैं संडे टू संडे आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ। संडे टू संडे मतलब जितना पढ़ा है उसके रिगार्डिंग क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, देन वो आंसर भी मैं चेक करूंगा, ठीक है। बाकी जो एक डेमो क्वेश्चंस और डेमो आंसर्स वो तो मैं आपको देने ही वाला हूँ, ठीक है। बाकी हिंदी भी होगी, इंग्लिश भी हो गया, आपके चार्ज फ्रेमिंग हो गया, ठीक है, SC ST या आर्म्स एक्ट, पोक्सो है, जे है, राजस्थान एक्साइज है, या फिर राजस्थान एग्जामिनेशन एक्ट है, सबके रिगार्डिंग, IPC के रिगार्डिंग, सबके रिगार्डिंग, ठीक है ना। और वही चार्ज फ्रेमिंग आपके आर्टिस्ट में भी काम आ ही जाएगा, ठीक है। अगर ओनली चार्ज स्विमिंग चाहिए उसकी भी मैं फीस बता चुका हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, 1500 रुपये में क्या होता है, ठीक है ना। और वो 3000 की फीस वो भी है। यस, अगर कोई एक्स स्टूडेंट है, सर हम रॉयल जुडिशरी से पहले जजमेंट सीख चुके हैं सर, हम रॉयल जुडिशरी से पहले APO का RJS का बैच ले चुके हैं, कोई टेस्ट सीरीज ले चुके हैं सर, कोई फायदा है हमारे लिए, यस, आपके लिए सिर्फ 2500 रुपये, ठीक है। आपके लिए सिर्फ 2500 रुपये, मैंने इसमें आपके लगभग 15% से भी ऊपर ऑफ कर दिया, ठीक है। तो फिर मोर देन 50% ऑफ हो गया, 500 रुपये आपके कम हो गए। तो जो एक्स स्टूडेंट है रॉयल जुडिशरी के, जो पहले छात्र रह चुके हैं, उनके लिए मात्र 2500 रुपये, ठीक है, ओके, मात्र 2500 रुपये। अच्छा, ये एक्स स्टूडेंट का मतलब कोई भी एक्स एक्स जो अब तक मेरे किसी भी बैच का या किसी भी मेंटरशिप के भी रहे थे, जैसे लोग RJS के, तो वो मेंटरशिप प्रोग्राम ही चाहे क्यों ना हो, उनके लिए, सबके लिए, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आगे भी अच्छी चलेगी, और आपकी तैयारी में अगर मैं कुछ सहयोग कर पाया तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा कि आपके लिए मैंने कुछ, या कुछ भी चीज़ें, ये 20 डेज जो है ना, याद रखना, इसको हल्के मत लेना, ये 20 दिन की जो माया है ना, इसको समझने की कोशिश करना। 20 दिन में चीज़ें बदल जाती है, याद रखना। कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि मैं साल भर से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने उस 20 दिन में सीखा था ना, वो कुछ नया था। नया क्यों था? क्योंकि हम आप लोग, कोई डाउट नहीं है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे, सब पढ़ रहे हो। ऐसा कोई डाउट नहीं है कि आप लोग 9 घंटे 8 घंटे 10 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, सब पढ़ रहे हो। ऐसा कोई डाउट हो ही नहीं सकता कि आपने APO मेंस की टेस्ट सीरीज नहीं लगा रखी, किसी ना किसी संस्थान से लगा रखी होगी। और टेस्ट सीरीज का एक ही पर्पज होता है, वो होता है प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज की फीस है 1000 रुपये, टेस्ट सीरीज की फीस है 10,000 रुपये, ठीक है। कि दोनों टेस्ट सीरीज को मैं एक ही लेवल से देखता हूँ। वाई? क्योंकि इनका एक ही पर्पज है, वो है सिर्फ प्रैक्टिस। तो भले 10,000 की खरीदी होगी आपने या 1,000 की, उसका कोई फर्क नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले, याद रखना। वो बस प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज होती है, चाहे प्री की हो या मेंस की, कहीं से भी लगाना, ठीक है ना। मैं तो दे ही नहीं रहा हूँ, अलग से कोई APO की टेस्ट सीरीज है नहीं, तो मैं उसकी कोई बात करूंगा, बट ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, तो क्यों ना आपको एक बूस्ट मिल जाए, एक जंप मिल जाए, एक सही दिशा मिल जाए, कुछ चीजें जो आपकी कमियां थी, कुछ कमियां 10% वो आपकी सॉल्व आउट हो जाए, ठीक है जी। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बैच का फायदा उठाएंगे, और आपका दिन जो है मंगलमय हो, और आपकी जो यात्रा है, आप सफल रहे, और जल्दी से जल्दी APO बने, ठीक है। और RJS वाली बात भी दिमाग में कहीं ना कहीं आपके रहनी चाहिए, ठीक है ना, वो भी एग्जाम आपके जल्द होने वाला है, ठीक है जी। ओके, थैंक यू। देखो, स्माइल भी बना के जा रहा हूँ मैं, ठीक है, थैंक यू।